Welcome to the online platform of CMICS. We are going to discuss MP Geography test. So इस टेस्ट में जो जो क्वेश्चंस आए उनको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन जिलों से होकर निकलती है? थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट्स डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस? सो द करेक्ट आंसर इज डी। एज वी नो, कर्क रेखा एमपी में 14 जिलों से होकर निकलती है। अब ये यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, इसमें एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको ये 3-4 जिलों के नाम याद रखना है। यू हैव टू रिमेंबर ऑल द 14 डिस्ट्रिक्ट्स। इसका एक बेहतर तरीका होगा कि आप मैप के थ्रू इसको याद रखें। अगर हम मैप का उपयोग करेंगे तो फिर इसमें आपको सभी डिस्ट्रिक्ट अच्छे से याद भी हो जाएंगे। सो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। इसका मतलब है शहडोल भी, सागर भी, राजगढ़ भी, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? देखिए, अब इसमें हमें याद रखना है कि एमपी का जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, इसको दोनों ब्रांचेस से रेनफॉल मिलता है। दो ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? हमारे यहाँ दो ब्रांचेस आती हैं जब साउथ वेस्ट मानसून आता है। रिमेंबर, यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून की बात होती है। जो साउथ वेस्ट मानसून आता है इंडियन ओशन में, ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। एक ब्रांच जो इंडिया में, इसको अगर हम इंडिया के मैप पर देखना चाहें तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं। मान लीजिए इंडिया के सदर्न वाला पोर्शन है, तो एक ब्रांच कुछ इधर से आती है और एक ब्रांच इधर से आती है। सो वी नो दिस ब्रांच इज अरेबियन सी ब्रांच, और ये वाली जो ब्रांच है वे ऑफ बंगाल ब्रांच है। एमपी का जो ईस्टर्न वाला पार्ट होता है, इसमें दोनों ब्रांचेस से आके रेनफॉल मिलती है, एंड दैट इज द रीजन ईस्टर्न वाले पार्ट में, जो पूर्वी वाला हिस्सा है, इसमें सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव होता है। तो इसका सही आंसर होगा ईस्टर्न पार्ट, राइट। देन इसके बाद में मूविंग ऑन, तीसरा है, मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी जानकारी जुटाने वाली वेधशाला कहाँ स्थित है? द ऑब्जर्वेटरी विच कलेक्ट्स द वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन मध्य प्रदेश इज लोकेटेड एट। सो द करेक्ट आंसर इज इंदौर। इसमें कुछ डिस्कस करने वाली चीज नहीं है। मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एमपी टच द बॉर्डर ऑफ राजस्थान? अब देखिए, इसमें अगर हम देखें, इसका तो ऑल दो करेक्ट आंसर इज 10, बट साथ साथ में आप इसमें दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को आपको याद रखना है। जैसे अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी में आप देखेंगे, एमपी में राजस्थान के 10 ज़िले हैं जिनसे हमारी बॉर्डर टच होती है। अब यहाँ से आप देखना, प्रीवियस ईयर्स में भी और टेस्ट पेपर्स में भी आपने देखे होंगे, अगेन एंड अगेन बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें इसका अगेन एक बेहतर तरीका होगा, आप एमपी का एक मैप बनाएं, मैप बना के उन जिलों को लोकेट करें जो सभी स्टेट से टच करते हैं। एमपी 5 स्टेट से टच होता है। कौन कौन सा? यूपी के बाद में गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड ऑफ कोर्स राजस्थान। ये 5 स्टेट से जो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स टच होते हैं उनके नाम आपको पता होना चाहिए। अच्छा, साथ साथ में एक क्वेश्चन और थोड़ा सा घुमाने के लिए यहाँ पर कई बार दे देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँ, मान लो थोड़ी देर के लिए एमपी का मैप है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे झाबुआ और अलीराजपुर है। झाबुआ और अलीराजपुर की अगर हम बात करें तो दे टच द बॉर्डर विद द गुजरात, राइट। बट कई बार क्वेश्चन क्या हो सकता है कि कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं या कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। अब जब ऐसा क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे समस्या आपके साथ क्या होने वाली है कि अगर आपको झाबुआ और अलीराजपुर की लोकेशन क्लियर नहीं है, या आपको ये क्लियर नहीं है कि महाराष्ट्र से हमारी बॉर्डर कौन सी, ये एमएच से टच होता है और इधर हम देखें तो गुजरात से टच होता है, तो अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो हम यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं। हालांकि इसका सही आंसर जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसका अलीराजपुर होगा, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस। सो अगेन इसका एक बेहतर तरीका है, एक एमपी का मैप बनाएं। एमपी का मैप बनाने के बाद में उसमें देखें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स, कौन कौन से स्टेट्स से बॉर्डर शेयर करते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे डिस्ट्रिक्ट्स, हमें ये भी याद रखना होगा कि दूसरे स्टेट्स के कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो एमपी से बॉर्डर टच करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चंस को हमें थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली देखना है, ताकि सिर्फ इन क्वेश्चंस तक हमें सीमित नहीं होना है, इन फैक्ट्स तक सीमित नहीं होना है। वी हैव टू एक्सपांड आवर एरिया ऑफ स्टडी। नाउ मूविंग ऑन, इसमें अगर हम बात करें, अगला को क्वेश्चन जो हम देखते हैं इसमें, दैट इज मध्य प्रदेश के मालवा को कहा जाता है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया। द करेक्ट आंसर इज गेहूं की डलिया। ऑप्शन इज द राइट आंसर। देन कौन सी नदी पर बंजर नदी परियोजना स्थित है? अगेन ये आपको पता होगा, बंजर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा रिवर। नर्मदा की बहुत सारे ट्रिब्यूटरी हैं जिनमें कुछ कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लोकेटेड हैं। अगेन अब यहाँ पे नर्मदा रिवर की बात हुई है तो नर्मदा रिवर के बारे में आपको कुछ कुछ चीज़ें जानकारी पता होना चाहिए, जैसे कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है, नर्मदा रिवर
ऐसा कोई ना कोई क्वेश्चन हर बार पूछे ही गया है। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, ओरिजिन होने के बाद में एमपी में कितने एरिया में फ्लो करती है, नर्मदा रिवर पर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स लोकेटेड हैं, और नर्मदा की दूसरे नर्मदा रिवर पर कौन कौन सी सिटीज़ हैं जो नर्मदा रिवर के बैंक पर लोकेटेड हैं। ऐसी जो इन्फॉर्मेशन यू शुड नो। सो यहाँ तक अगर हम देखें तो इसका सही आंसर इज नर्मदा, बट नर्मदा के बारे में दूसरी इन्फॉर्मेशन भी वी शुड नो। देन मूविंग ऑन, यस नेक्स्ट, बीना और दसान की सहायक नदियां हैं। बीना एंड दसान आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ। नाउ इसका सही आंसर होगा बेतवा रिवर। बीना और दसान दोनों ये ट्रिब्यूटरी हैं बेतवा नदी की, ठीक है। अगेन अब जब देखो ये जो रिवर्स की आती है ये बात, इसमें हमें ध्यान रखना होगा कि बेतवा रिवर के बारे में और कौन सी चीज़ें आप जानते हैं। जैसे कि बेतवा, हर रिवर के बारे में आपको कुछ फैक्ट्स हैं जो पता होना चाहिए। पहला, इसका सोर्स कहाँ से है, मतलब ओरिजिन कहाँ से होता है। दूसरा, ये अपना माउथ या तो माउथ बनाती होगी या किसी में सबमर्ज हो जाती होगी, तो ये जाके मिलती कहाँ पे है। अगला, इसके बारे में पता होना चाहिए इसकी लेंथ कितनी है। देन इसके बाद में कोई से पावर प्रोजेक्ट्स इस पे हैं क्या। पावर प्रोजेक्ट्स के बाद में और दूसरी जो सब्सिडायरी इन्फॉर्मेशन होती है, फॉर एग्जांपल वी शुड नो कि कौन कौन सी सिटी यहाँ पे लोकेटेड है। किसी भी रिवर से इतने ही क्वेश्चंस या इसी पैटर्न में क्वेश्चंस बन सकते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हो सकते। सो इसका सही आंसर होगा बेतवा। देन उसके बाद में नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहती हैं, इसमें शामिल होती हैं। किस में जाके मिलती हैं, तो मतलब कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि अरेबियन सी में जाके मिलती हैं, ठीक है, अरब सागर में जाके ये मिल जाती हैं। सो इसका सही आंसर होगा इंडियन ओशन। देन मूविंग ऑन, नदी तमसा जिसको टोन्स भी कहा जाता है, कहाँ से निकलती है। फ्रॉम वेयर डज द रिवर तमसा ऑल्सो नोन एज द टोन्स ओरिजिनेट। सो द करेक्ट आंसर वुड बी सतना। सतना के बारे में आपने सुना होगा, ये इसको तमसा भी कहा जाता है, टोन्स भी कहा जाता है। इस रिवर के कई बार पूछे भी गए हैं क्वेश्चन। सो इसका सही आंसर जो होगा दैट वुड बी द सतना, ठीक है। नौ, अब अगेन देखो, ये अगेन बार बार कहने की जरूरत नहीं है। जब भी रिवर से क्वेश्चंस आए तो उसमें कॉम्प्रिहेंसिवली हमें ये जरूर देख लेना है कि उस रिवर के बारे में कि ओरिजिन कहाँ पे है, माउथ कहाँ पे है, कौन से सिटी, कौन सी फेमस सिटी है जो वहाँ पे लोकेटेड है। ये सब इंफॉर्मेशन वी शुड नो। नाउ मूविंग ऑन, चंबल नदी के बांधों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। देखो चंबल नदी की अगर हम बांध बात करें तो चंबल, पहले तो हमें याद रखना है कि चंबल प्रोजेक्ट देखा जाए तो एमपी का पहला प्रोजेक्ट था। 1954 में इसको सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। पहला पावर प्रोजेक्ट था जो मल्टीपर्पज़ था अपने आप में। इसमें हमने देखा कि ये दोनों, मल्टीपर्पज़ का मतलब होता है इसके दोनों उपयोग होते हैं। इसका मतलब इससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं, साथ साथ में इसका उपयोग इरीगेशन के लिए भी होता है। सो इट इज़ मल्टीपर्पज़ इन द नेचर। इसमें 3 ही बांध है, 3 डैम है जो इस पे लोकेटेड है। कौन कौन सा है, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। तो इसका मतलब है जो इंदिरा सागर है दैट वोंट बी द पार्ट ऑफ, इंदिरा सागर चंबल प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है। सो करेक्ट आंसर, इंदिरा सागर देखा जाए तो किसका पार्ट है, इंदिरा सागर इज द पार्ट ऑफ नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। ये नर्मदा वैली प्रोजेक्ट का पार्ट है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। खंडवा में है, खंडवा में लोकेटेड है। इसकी जो कैपेसिटी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, इट इज अराउंड 1000 मेगावाट, ठीक है। और देखा जाए तो सरदार सरोवर के बाद में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस यही करता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो इंदिरा सागर नर्मदा वैली प्रोजेक्ट का पार्ट है, नर्मदा रिवर प्रोजेक्ट का पार्ट है, ना कि ये चंबल प्रोजेक्ट का पार्ट है। देन मूविंग ऑन, मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है। गोंडवाना लैंड, विंध्याचल, डेक्कन ट्रैप एंड नन ऑफ द अबव। फ्रॉम द जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू एमपी इज द पार्ट ऑफ। अभी अपने सामने 4 ऑप्शंस हैं। देन अगेन अब यहाँ पे मैं आपको अगर बात करूँ तो हमने आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी जियोग्राफी में, थ्योरी ऑफ वैगनर। वैगनर का आपने पढ़ा होगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। वैगनर की थ्योरी में उन्होंने जो बताया था उसमें क्या बताया था कि 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, ठीक है। जो पेंजिया था, पेंजिया का डिवीजन 2 पार्ट में हुआ था। कौन कौन से पार्ट थे, पहला था लॉरेंशिया और दूसरा था गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड में जो साउथ वाला हिस्सा था उसी में से बनते थे कौन कौन, तो उसी में से बना है साउथ अमेरिका, उसी में से बना है अफ्रीका, उसी से बना है अंटार्कटिका, उसी से बना है ऑस्ट्रेलिया। और अफ्रीका के पोर्शन से इंडिया का जो सदर्न पेनिनसुलर प्लेटू वाला पोर्शन है ये कट हुआ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लो हुआ। नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लो होने के बाद में ये आके टकराता है इंडो यूरोशियन सेल्स है, इंडो यूरोशियन प्लेट्स हैं। उससे टकराने के बाद में जो टेथस सी के रिमेन्स थे उससे फॉर्मेशन होता है हिमालय का।
और हिमालय के फॉर्मेशन के बाद में बनता है हमारा नदर्न प्लेन। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इस तरह से इंडिया का कुछ फिजियोग्राफिकल फॉर्मेशन हुआ है। अब एमपी की अगर हम बात करें तो एमपी जो एंशियंट टाइम पे गोंडवाना लैंड वाला पार्ट था जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लो हुआ, जो आके टकराया इंडो यूरेशियन प्लेट से, उसी का भाग हुआ करता था। एंड दैट इज द रीजन एमपी को हम क्या बोलते हैं, किसका पार्ट है, अगर हम एंशियंट मैनर में देखें तो जियोलॉजिकली इट इज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, इसीलिए इसको गोंडवाना लैंड का हिस्सा बोला जाता है। मूविंग ऑन मूविंग ऑन from the point of view of the physical structure into how many parts present MP is divided। MP को भौतिक विभाजन की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया गया है। देखिए इसका आंसर करेक्ट है 7। आप नॉर्मल क्लासिफिकेशंस भी पढ़ते होंगे तो उसमें आप देखते होंगे MP को 7 ऐसे पार्ट्स हैं जो फिजिकल हैं जिनमें डिवाइड किया जाता है। ये नीचे उसके नाम दिए गए हैं, आप देख लेना, सिंपल क्वेश्चन है। देन मूविंग ऑन, अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों से होकर निकलती है। अरावली के बारे में आपको पता होगा, अरावली देखा जाए तो इंडिया का ओल्डेस्ट माउंटेन है, ठीक है। अभी इसकी हाइट काफ़ी कम है, लेकिन ऐसा जो जियोलॉजिस्ट है उनका मानना है कि जब अरावली का फॉर्मेशन हुआ होगा तो अरावली वन ऑफ द लार्जेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड रहा होगा। मे बी इट इज पॉसिबल इट हैड मोर हाइट देन कंपैरिजन टू द हिमालयाज। सो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आप ये देखोगे कि एमपी जो है, अरावली जो है अभी करंट में राजस्थान में है। इट इज स्प्रेड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली। अगर हम अरावली के फैलाव की बात करें, अरावली की अगर हम बात करें कितना ब्रॉड है, तो ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है, वहाँ तक स्प्रेड करता है। मोस्टली आपको राजस्थान में दिखाई देगा, एज वी नो गुरु शिखर इज लोकेटेड देयर। तो एमपी का जो वेस्टर्न वाला पार्ट होगा वहाँ पर राजस्थान है, एंड दैट इज द रीजन कि अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है। तो जो मालवा का वाला पठार रीजन है, जो मालवा पठार है, देखा जाए तो एमपी के वेस्टर्न पार्ट में है, तो वहाँ से कुछ हद तक अरावली टच होकर निकलता है। हालांकि इसका कोई बहुत ज़्यादा स्प्रेड आपको एमपी में दिखाई नहीं देगा, बट कहाँ पे है, थोड़ा बहुत कुछ हद तक है, तो इट इज इन द मालवा रीजन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज मालवा। देन मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है। अब देखो अगेन, जब हमसे पूछा जाता है ना कहीं की ज्योग्राफिकल लोकेशन की हम बात करते हैं, तो हमेशा इसको दोनों कंटेक्स्ट में देखना होता है, विच मीन्स हमें इसमें ये भी देखना होगा कि इसमें लैटिट्यूड कितना है और लॉन्गिट्यूड कितना है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि हमारा लैटिट्यूड है 2162 2630 और हमारा लॉन्गिट्यूड है 7497 टू 8248। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए एंड बी बोथ। सो दैट इज ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ। नाउ निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने 7 रीजन देखे, एमपी के 7 रीजन आपके सामने दिए गए हैं। इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कौन सा रीजन इसका पार्ट नहीं है। पश्चिमी पठार के नाम से हमारा कोई हिस्सा नहीं है। सो पश्चिमी पठार वोंट बी द पार्ट ऑफ एमपी। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। देन मूविंग ऑन, मध्य प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। प्लीज रिमेंबर, जब भी गोंडवाना युग की चट्टानों की बात होगी, यहाँ पे मोस्टली वी आर टॉकिंग अबाउट गोंडवाना। एमपी में जितना भी कोल मिलता है, जितना भी कोल एमपी में नहीं, आई कैन से इन द इंडिया में जितना कोल मिलता है उसका 98% कोल इज फाउंड इन द गोंडवाना सेल्स और गोंडवाना रॉक्स। तो एक गोंडवाना रॉक्स जो है ना, इसमें 98% कोल मिलता है, ये हमें याद रखना है। अब आप सोचो कि इंडिया, अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी में सबसे ज़्यादा कोल किस रीजन में दिखाई देगा? क्या मालवा में होगा? नहीं। बुंदेलखंड में होगा? नहीं। मध्य भारत में भी इतना नहीं है। सबसे ज़्यादा आपको दिखाई देगा सतपुड़ा वाले बेल्ट में। इसीलिए जब गोंडवाना ट्रैप्स की बात होगी, जब गोंडवाना रॉक्स की बात होगी, तो इसको हमें हमेशा कनेक्ट, 2 रॉक्स को आपको हमेशा कोल से कनेक्ट करना है। एक है कार्बोनिफेरस और दूसरा है गोंडवाना। कार्बोनिफेरस में देखा जाए तो एंथ्रेसाइट टाइप का कोल मिलता है, और जो गोंडवाना रॉक्स हैं इनमें बिटुमिनस और जो लिग्नाइटोपीट है उस टाइप का कोल मिलता है। सो दिस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस ऑप्शन वुड बी, द क्वेश्चन वुड बी सतपुड़ा क्षेत्र, दैट इज द सतपुड़ा रीजन। ओके, नाउ मूविंग ऑन। चंदेरी शेयर्स इट्स बाउंड्री विद, ठीक है। चंदेरी देखा जाए तो कहाँ लोग, चंदेरी का आपको पता होगा, चंदेरी किसके लिए जाना जाता है? चंदेरी जाना जाता है, एक तो वहाँ पे चांदी देवी का मेला लगता है। एक्चुअल में वो चंडी देवी नाम था, लेकिन वो डिस्टॉर्ट हो गया, चांदी देवी के नाम से आपको लिखा मिलता है। दूसरा वो जाना जाता है अपनी साड़ियों के लिए, जिसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। अब आपके लिए क्वेश्चन, आपके लिए होमवर्क ये होगा कि आप जीआई टैग के बारे में पता करें।
रिसेंट में एमपी के कौन से आइटम को जीआई टैग दिया गया है, और एमपी के कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, जीआई टैग के लिए कौन सा एक्ट इंडिया में है, और ये डब्ल्यूटीओ के कौन से एग्रीमेंट के अंदर आता है। ये सब चीज़ें आपको इसमें देख के आनी है। एनीवे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मालवा एंड बुंदेलखंड। एज वी नो अशोक, अब यहाँ पे आपको अगेन अगर आपको एमपी की थोड़ी सी लोकेशन क्लियर होगी तो आप आसानी से देख पाओगे कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। और अगर इसकी हम बात करें तो अशोकनगर या चंदेरी देखा जाए तो बुंदेलखंड और मालवा के जंक्शन पर लोकेटेड है। इसी वजह से इसका सही आंसर क्या होगा, द ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर, मालवा एंड बुंदेलखंड प्लेटू। मूविंग ऑन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला ग्वालियर संभाग में नहीं आता है। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे अशोकनगर, गुना, शिवपुरी ये सब ग्वालियर संभाग में आते हैं, अगर आपको संभाग याद होंगे तो। भिंड की अगर हम बात करें, भिंड चंबल संभाग में आता है, ना कि ग्वालियर संभाग में। सो दैट इज वाई भिंड इसका पार्ट नहीं होगा, तो इसका सही आंसर होगा भिंड। देन संपूर्ण मध्य प्रदेश किस पठार का भाग माना जाता है। ठीक है, देखिए इसमें अगेन मैंने आपको बताया, आपको अगर मैं थोड़ा सा बता रहा था, अभी मैंने पीछे भी समझाया था, कुछ ऐसा करके एक हिस्सा था, ये आके ये मान लो इंडो यूरेशियन प्लेट थी, ये मूव हुई इधर, यहाँ बीच में था टैथिस सी, जब ये यहाँ पे उधर जाके मूव होती है और ये जो प्लेट है इंडो यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो टैथिस सी के रिमेन्स ऊपर आते हैं, और वो जो रिमेन्स ऊपर आते हैं उससे फॉर्मेशन होता है हिमालय का। अब यहाँ पे देखा जाए तो एमपी हिस्सा था इस वाले भाग का जो ऊपर की तरफ आया था, और इसको ही बोला जाता है, अभी हम बोलें तो डेक्कन प्लेटू, और आई कैन से इसी को हम कहते हैं पेनिनसुलर प्लेटू। इसी पोर्शन को क्या बोला जाता है, पेनिनसुलर प्लेटू। अब यहाँ पे हम देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में यहाँ पे थोड़ा लिखने में जो ट्रांसलेशन मिस्टेक है, दिस वुड बी द डेक्कन प्लेटू। इसको दक्षिण पठार को इंग्लिश में डेक्कन प्लेटू बोला जाता है। तो एमपी का कभी कोई आपसे पूछे एमपी किसका पार्ट है, तो या तो इसमें हम बोलेंगे डेक्कन प्लेटू का, या फिर इसमें हम क्या बोलेंगे, पेनिनसुलर प्लेटू। ऑप्शंस में जो भी दिया गया हो वो उस हिसाब से आप देख लेना। सो करेक्ट आंसर वुड बी डेक्कन प्लेटू और पेनिनसुलर प्लेटू। सो ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर। नाउ मूविंग ऑन, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। देखो मालवा के पठार की अगर हम सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये सिगार है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको दूसरा भी याद रखना है, जैसे एमपी की हाईएस्ट चोटी, अगर हाईएस्ट पीक की अगर हम बात करें तो कौन सी है, एमपी की हाईएस्ट पीक को आपको याद रखना है कौन सी है। देन उसके बाद में साथ साथ में आपको कौन सी याद रखना है, जैसे बुंदेलखंड की आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि बुंदेलखंड की हाईएस्ट पीक कौन सी है। बुंदेलखंड की वैसे हाईएस्ट पीक सिद्ध बाबा पीक है। तो ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको साथ साथ में याद रखना है। अब देखो यहाँ पे जब चोटी वाला क्वेश्चन आया ना, तो आपको ये देख लेना है कौन कौन से ऐसी चोटियाँ हैं जो ऑप्शंस में पूछी जा सकती हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड हो सकते हैं। एंड ऑल दीज फैक्ट्स वी हैव टू कवर, और इसी से कॉम्प्रिहेंसिवली आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगी। देन गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क कहाँ पे स्थित है, फैक्ट है सीधा सीधा, इट इज लोकेटेड इन इंदौर। देन अगर हम बात करें कौन सा सही इसमें से सुमेलित है, देखो एमपी में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज अगर हम इरिगेशन में बात करें तो वो होता है कुएं और नलकूप से। दूसरे नंबर पर आता है नहरें, और तीसरे पर आता है तालाब। तालाब मोस्टली जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कि मंडला, बालाघाट वाले, वहाँ दिखाई देगा, बाकी तालाब का रोल कम है। बाकी मोस्टली जगह आपको क्या मिलेंगी, कुएं और ट्यूबवेल्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, एंड इसके अलावा आपको मिलेंगी कैनाल्स। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो उन्होंने आपसे पूछा हुआ है कि कौन कौन सा इसमें करेक्टली मैच्ड है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो तालाब है, तालाब आपको मोस्टली कहाँ दिखाई देंगे, इन द सदर्न पार्ट। इसका मतलब ये ईस्टर्न पार्ट में नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये भी होता है कि ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता, मतलब ये 3 तो हो ही नहीं सकता, और जिन जिन में 3 है वो अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं। देन इसके बाद में आप बचते हैं अपने वहाँ से 1 और 2, इनमें से सही आंसर क्या है। तो 1 की अगर हम बात करें तो पश्चिमी और मध्य क्षेत्र, ये सही है, और अगर हम बात करें नहरों की उत्तरी क्षेत्र, ये भी सही है। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। देन कौन सी नदी गुना जिले को विभाजित करती है। देखिए गुना जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक रिवर जो ओरिजिनेट होती है दैट इज द सिंध रिवर, तो इसका सही आंसर होगा सिंध। ठीक है, सिंध रिवर जो है जो यहाँ से ओरिजिनेट होती है, और सिंध रिवर ही है जो इसको डिवाइड करती है गुना जिले को। देन मूविंग ऑन, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ग्वालियर के महाराजा का शाही आरक्षित शिकार क्षेत्र था। इनका एक शिकार क्षेत्र था जहाँ प्रेइंग के लिए आते थे, शिकार करने के लिए आते थे। ऑफ कोर्स इसका अभी करंट में नाम माधव नेशनल पार्क है। ठीक है, जो माधव नेशनल पार्क है वो इनका रिजर्व क्षेत्र था, उसी पे लोकेट। अब यहाँ पे माधव नेशनल पार्क से क्वेश्चन आया
पहले तो हमें याद रखना है माधव नेशनल पार्क लोकेटेड कहाँ है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, शिवपुरी में लोकेटेड है। दूसरा कौन सी ईयर में है। तीसरा हमें याद रखना है क्या ये देखो कोई सा भी नेशनल पार्क आए तो उसके बारे में कौन कौन सी जानकारी आपको पता हो। देखो पहला हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे लोकेटेड है, दूसरा कौन से ज़िले में है, देन उसके बाद में इसका एरिया कितना है, देन वी शुड नो कौन से ईयर में इसको नेशनल पार्क का स्टेटस दिया गया है। देन इसके बाद में वी शुड ऑल्सो नो कि यहाँ पे कुछ अदर फैक्ट्स हैं क्या, जैसे कि अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम बात करें तो जॉर्ज कैसल हमें पता होना चाहिए कि यहीं पे है, ठीक है ना। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो अब यहाँ पे एक नेशनल पार्क से क्वेश्चन आया, इसके अलावा जो दूसरे नेशनल पार्क्स हैं उनके बारे में भी आपको इसी तरह से सब चीज़ें पता होना चाहिए, और अगर इस तरह से पता होंगी तो डेफिनेटली हम एक सही दिशा में आगे जा रहे हैं। देन मूविंग ऑन, यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट क्या है, एमपी हैज द थर्ड प्लेस इन द मिल्क प्रोडक्शन एंड हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन इन द स्टेट एज इन मुरैना। देखो ये दोनों आंसर सही हैं। अभी जो रिसेंट तक के फैक्ट्स अवेलेबल हैं उन हिसाब से एमपी का थर्ड ही पोजीशन है मिल्क प्रोडक्शन में। एंड अगेन अगर हम बात करें हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन की तो ये मुरैना में ही होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, दैट इज 1 and 2 बोथ। देन उसके बाद में मध्य प्रदेश के किस जिले में शीशे के भंडार मिलते हैं, ठीक है। जो लेड है एमपी में कहाँ कहाँ मिलता है। अब देखो लेड की अगर हम बात करें, ये अब कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो स्पेसिफिकली कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स में मिलते हैं, तो उन पर से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, दतिया की अगर हम बात करें तो दतिया में क्या मिलता है, दतिया में आपको दिखाई देता है लेड, इसका सही आंसर है दतिया। अगर हम बात करें यहाँ पे बैतूल दिया गया है, बैतूल में कुछ तो यहाँ पे ऑलरेडी बताया गया है कोल मिलता है, ग्रेफाइट मिलता है, लेकिन ग्रेफाइट में से क्वेश्चन स्पेशली पूछे गए हैं कि ग्रेफाइट एमपी में कहाँ पे मिलता है, सो दैट द करेक्ट आंसर इज द बैतूल। इसके अलावा अगर हम बात करें पन्ना, हम सब जानते हैं ये जाना जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द डायमंड्स। अगर हम बात करें झाबुआ, झाबुआ में वैसे तो दूसरे चीज़ें भी मिलती हैं, लेकिन जो एस्बेस्टस होता है ना, एस्बेस्टस स्पेशली कहाँ मिलता है, झाबुआ में। तो झाबुआ के बारे में हमें याद रखना है कि एस्बेस्टस प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। तो आपके लिए होमवर्क ये है कि कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो स्पेशली कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स में मिलते हैं। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, उन मिनरल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स का ट्रेंड देखोगे तो वहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और जहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमें पता होना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन, संगमरमर की चट्टानें किस नदी के किनारे स्थित हैं। देखो आपने कभी अगर आप भेड़ाघाट गए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ मार्बल काफ़ी हद तक मिलता है, और भेड़ाघाट में कौन सी रिवर है, नर्मदा रिवर। सो सीधा आंसर यहाँ का क्या निकल जाएगा, नर्मदा रिवर। तो यहाँ नर्मदा रिवर में मिलती हैं। कछारी मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है, एल्यूवियल सॉइल। अगर हम बात करें एमपी में, अगर आपने सॉइल का डिवीजन देखा होगा तो एल्यूवियल सॉइल इन एमपी इज फाउंड कौन से रीजन में, इट इज फाउंड इन द नदर्न रीजन, दैट इज इन द जो सेंट्रल इंडिया प्लेटू वाला रीजन है वहाँ पे क्या मिलती है, एल्यूवियल सॉइल। तो जो नॉर्थ एमपी है वहाँ पे क्या मिलेगी, एल्यूवियल सॉइल, ठीक है। देन मूविंग ऑन, शहद उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। अगेन ये जो उत्पादन होता है ना, जैसे कि आंवला कहाँ पे ज़्यादा उत्पादन होता है, अंगूर कहाँ पे ज़्यादा उत्पादन होता है, मिर्च कहाँ पे ज़्यादा उत्पादन होता है, ऐसे जो एग्रीकल्चर से क्वेश्चंस हैं ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कई बार सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर वुड बी मुरैना, यहाँ पे सही आंसर इसका है मुरैना। देन पीथमपुर को किस नाम से जाना जाता है। देखो पीथमपुर इज नोन एज डेट्रॉइट ऑफ इंडिया। क्यों जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हैवी अमाउंट में या काफ़ी हैवी मेटल काफ़ी हैवी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, और काफ़ी हद तक यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो ऑटोमोबाइल का प्रोडक्शन करती हैं। इसी वजह से इट इज़ नोन एज पीथमपुर इज नोन एज डेट्रॉइट ऑफ इंडिया। किस जिले में वेनगंगा नहर लोकेटेड है, इन विच डिस्ट्रिक्ट वेनगंगा कैनाल इज लोकेटेड। सो इस करेक्ट आंसर आप सब जानते होंगे, इसका करेक्ट आंसर है बालाघाट। अच्छा इसका एक दो चार चीज़ें इसके वेनगंगा के बारे में याद रखना। जैसे पहला आपको याद रखना है कि ये एमपी और महाराष्ट्र का जॉइंट प्रोजेक्ट है। इसका मतलब होता है कि ये कैनाल दोनों को बेनिफिट करती है, एमपी एज वेल एज महाराष्ट्र। दूसरा में याद रखना है कि देखा जाए तो एमपी की पहली कैनाल थी 1923 में, इसको सबसे पहले बनाया गया था। इट मीन्स इट इज प्री इंडिपेंडेंस कैनाल। इसकी दो ट्रिब्यूटरीज हैं, एक 35 किलोमीटर एक 25 किलोमीटर है। हालांकि इतनी डेप्थ की हमें ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखना है कि कब बनाई गई है। इसके अलावा दूसरी कैनाल्स भी हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हमें पता होना चाहिए, चाहे वो हलाली हो, ठीक है, चाहे वो कोई दूसरी कैनाल्स हो, चाहे भांडेर कैनाल हो, ये सब हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। नाउ
उसके बाद में अगर हम आगे चलें तो कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में बॉक्साइट, तांबा और डोलोमाइट के लिए जाना जाता है। अब देखो यहाँ पे 3 मिनरल्स के नाम दिए हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन अराइज हो जाए यहाँ पे, बट आपको याद रखना है कि तांबे के लिए सबसे ज़्यादा फेमस क्या है। तांबे के लिए अगर हम एमपी में बात करें सबसे ज़्यादा फेमस है मलाजखंड। और मलाजखंड कहाँ लोकेटेड है? मलाजखंड माइन इज लोकेटेड इन द बालाघाट। द मलाजखंड बालाघाट में लोकेटेड है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर वुड बी बालाघाट। अब यहाँ चूंकि बालाघाट का नाम आया और हम इसकी बात भी कर रहे हैं, तो हमें कुछ चीज़ें और पता होना चाहिए। जैसे एक तो हमने देख लिया कि यहाँ पे मलाजखंड है, दूसरा आपको याद रखना है भारवेली। भारवेली क्यों याद रखना है? भारवेली जाना जाता है मैग्नीज के प्रोडक्शन के लिए। यहाँ पे काफ़ी हैवी अमाउंट में मैग्नीज का प्रोडक्शन होता है, एक ओपन माइन भी है। तो बालाघाट में 2 माइंस हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट इज द मलाजखंड और दूसरी है भारवेली। तो यहाँ का सही आंसर होगा बालाघाट, ठीक है। देन निम्न में से किस नदी के किनारे चेदी राज्य बसा हुआ था? चेदी राज्य लोकेटेड था। चलिए अगेन अपने शायद थोड़ा सा अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहाँ पर आपने पढ़े होंगे रिपब्लिक्स के बारे में। जो इंडिया में महाजनपद काल था या जो रिपब्लिक नहीं थे, 16 रिपब्लिक्स थे, उसमें से एक चेदी भी था। इसकी कैपिटल हुआ करती थी शक्तिमती। तो चेदी था, ये एक्चुअल में देखा जाए तो बेतवा रिवर के बैंक पर लोकेटेड था, ठीक है। चलिए शारणी ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, सिंपल है। ये बैतूल में है, इसमें कुछ ऐसा बोलने और समझाने जैसा नहीं है। निम्न में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है? रीवा, उज्जैन, सागर, सिंगरौली। अब यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखना, कई बार अगर आप ओल्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो वहाँ पे सही आंसर में आपको रीवा मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे सिंगरौली नाम से कोई जिला नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाता था? रीवा। लेकिन अब हम बात करें सिंगरौली बन चुका है। तो अब अगर हम प्रेजेंट स्टेटस बात करें तो जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देखा जाए तो 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो लाइन है जो इलाहाबाद से निकलती है नैनी के पास में से, इसी को हमने स्टैंडर्ड टाइम माना हुआ है हमारा। तो ये जो स्टैंडर्ड टाइम है ये सबसे नियर होकर पास होती है सिंगरौली से। मैं फिर से बता दूं, पहले के जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, पहले के मतलब कि जो 98 के पहले जो पूछे गए हैं, 2000 के पहले जो पूछे गए हैं, उन ईयर्स में आप देखोगे तो सही आंसर आपको रीवा दिखाई देगा। बट यहाँ पे अब सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंगरौली, क्योंकि सिंगरौली नया डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। सो करेक्ट आंसर इज सिंगरौली। देन मूविंग ऑन, मध्य प्रदेश में जैविक खेती पर राजनीतियों को कब जारी किया गया था? ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जो हमारी पॉलिसी है, इट वाज रिलीज्ड इन द ईयर 2011, 2011 में इस नीति को जारी किया गया है। अच्छा, अब यहाँ से आपको हिंट क्या मिलती है? देखो क्वेश्चन पेपर्स को अपने आप में हिंट की तरह भी लिया करो कि जितनी भी नीति है ना एमपी गवर्नमेंट ने बनाई हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए। चाहे वो खनिज नीति हो, चाहे वो वन नीति हो, ठीक है, चाहे सोलर पॉलिसी हो, विंड पॉलिसी हो, जैविक पॉलिसी हो, ये सब हमें पता होना चाहिए कौन से ईयर में उन्होंने जारी की है, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पहले भी पूछे गए हैं। अगर हम बात करें वन नीति की, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम बात करें खनिज नीति की, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि इन पर नीतियाँ कौन से ईयर में लॉन्च की गई हैं। देन मूविंग ऑन, आपको उन्होंने ये 4 ऑप्शंस दिए हैं और उनसे पूछा हुआ है आपसे कि कौन सा इसमें से ऐसा है जो सही सुमेलित है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच्ड। अब देखो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो सही तरह से सुमेलित है। मतलब इसमें अगर हम देखें कौन सा, इसमें 3 उन्होंने दिए हैं, स्लेट, जिप्सम, सुरमा, एंड सुरमा को हम एंटीमनी बोलते हैं ना, कोरंडम। देखो यहाँ पे अगर आपको पता होगा, कोरंडम एक्चुअल में सीधी और सिंगरौली में मिलता है। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि हमें मिनरल्स का पता होना चाहिए। कोरंडम में जनरली फाउंड है सीधी एंड सिंगरौली, और यहाँ इन्होंने किसने दिया है उसको? सतना में। इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता, 4 कैन नॉट बी करेक्ट। जब ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको यहाँ पे इसको एलिमिनेट करना सीखना होगा। हो सकता है आपको सभी की जानकारी ना हो, लेकिन आपको सिर्फ इतना पता होगा ना कि कोरंडम सीधी और सिंगरौली मिलता है, जो कि बुक्स में आपको जनरली लिखा मिल जाता है। इसका मतलब है दिस इज रॉन्ग, एंड इफ दिस इज रॉन्ग तो कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता? ये नहीं हो सकता, ये अपने आप ही एलिमिनेट हो गया। देन उसके बाद में फिर हमें, अब जब ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो अब 3 में से कोई सा सही हो सकता है। तो बाकी भी चीज़ों पर हमें जाना होगा और बाकी चीज़ों पर जाकर फिर हम देखेंगे इसमें से कौन सा सही हो सकता है। हालांकि इसकी अगर हम बात करें तो ऊपर वाले तीनों सही हैं। इसका मतलब है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। नाउ मूविंग ऑन, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मिनरल प्रोसेसिंग और पत्थरों के लिए जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी इज कंसीडर्ड फॉर द मिनरल प्रोसेसिंग एंड द स्टोन्स? देखो अगर इसकी यार हम बात करें तो ये जो जिला जाना जाता है सबसे ज़्यादा मिनरल प्रोसेसिंग के लिए वो है सागर। सागर में काफ़ी हद तक मिनरल प्रोसेसिंग होती है, इसीलिए इसके लिए जाना जाता है।
मध्य प्रदेश के उस एकमात्र जिले का नाम बताइए जहां यूरेनियम खनिज पाया जाता है। देखो यूरेनियम अगर हम बात करें, एक ही डिस्ट्रिक्ट है जहां पे मिलता है एमपी में। यूरेनियम वैसे भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कम है। यूरेनियम अगर हम वर्ल्ड में बात करें, 3 कंट्रीज हैं जो इसकी टॉप प्रोड्यूसर्स हैं। कौन कौन सी? कजाकिस्तान, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। ये 3 ऐसी कंट्रीज हैं जो सबसे ज़्यादा यूरेनियम प्रोड्यूस करती हैं। इंडिया तो वैसे ही यूरेनियम के मामले में बहुत कम प्रोडक्शन है। कुछ हद तक झारखंड में आपको मिल जाता है, कुछ हद तक राजस्थान के बाड़मेर में भी मिले हैं, लेकिन ये जो मिले हैं ये इनके रिजर्व्स उतने नहीं हैं कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो हमारी वो पावर प्लांट्स की रिक्वायरमेंट हो या दूसरी रिक्वायरमेंट्स हो, हम उसको पूरा कर पाएँ, उतने नहीं है ये रिजर्व्स। एंड दैट इज़ द रीज़न वी वांट टू बी द पार्ट ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। एनएसजी का बार बार मेंबर होने की बात हम इसीलिए करते हैं। एनएसजी का मेंबर होने का हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि हमें वहाँ से यूरेनियम एंड यूरेनियम टेक्नोलॉजी की सप्लाई हो पाएगी। अब आपके लिए होमवर्क है कि आप देख के आना एनपीटी क्या है, एनएसजी क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो यू शुड सर्च अबाउट इट एंड यू शुड नो अबाउट इट। नाउ मूविंग ऑन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शहडोल। देन प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पचमढ़ी अमरकंटक किस राज्य के किस जलवायु प्रदेश में? देखो प्लीज रिमेंबर, यहाँ पे जलवायु प्रदेश की बात हो रही है, और जलवायु प्रदेश में आप थोड़ा सा इसका मैप बना कर देखना, एमपी को 4 ही जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जो 4 जलवायु क्षेत्र हैं, अगर मैं आपको थोड़ा सा मैप के थ्रू दिखाऊं तो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। कुछ ये वाला जो पोर्शन है जो मैंने अभी बनाया, इसमें बाकी के 3 इसमें है। नॉर्थ वाला बात करूं, विंध्यन बात करूं, नर्मदा वैली बात करूं, ये जो पूरा रीजन है ना, ये विंध्यन रेंज में आता है। ठीक है, ये हमारा विंध्यन वाला है, विंध्यन हिल रीजन है। अब ये वाला जो पोर्शन है इसी में लोकेटेड है आपके नर्मदा और मतलब इसी में लोकेटेड है आपके पचमढ़ी और अमरकंटक। सो इसका सही आंसर होगा विंध्यन हिल रीजन। देन उसके बाद में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? अब देखो अगेन ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, जनरली यूपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वैसे ही कुछ यहाँ पे उन्होंने पूछा है। क्या क्वेश्चन है? नर्मदा क्षेत्र में अधिकतम औसत दैनिक तापमान मई में तथा न्यूनतम तापमान दिसंबर में रहता है। सतपुड़ा के महादेव तथा तामिया के पठारी क्षेत्रों में औसत मासिक वर्षा 23 सेंटीमीटर के लगभग है। मध्य प्रदेश की औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है। अब इसमें से हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो आपको, अगर हम इंग्लिश में बात करें, नहीं इस इंग्लिश में नहीं, इधर ही है। देखो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमें क्या देखना होता है, यहाँ पे हमें एलिमिनेट करते आना चाहिए, और एलिमिनेट करने के लिए आपको जरूरी है कि आपको इसमें से 1-2 चीजें तो पता हो। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें, हमें ये देखना है कौन सा सही नहीं है, तो हमें बस वो निकालना है। अब उन्होंने बोला है, इसमें अगला बोला गया कर्क रेखा बघेलखंड पठार क्षेत्र के उत्तर से गुजरती है। कर्क रेखा बघेलखंड, आप बघेलखंड की लोकेशन देखो। कर्क रेखा में बताएं मालवा से होकर निकलती है। अगर आपको थोड़ा भी एमपी का मैप क्लियर है तो आपको इतना पता है कि कर्क रेखा कहाँ से निकलती है, मालवा वाले रीजन से होते हुए निकलती है, और बघेलखंड तो खुद मालवा के उत्तर में है। इसका मतलब होता है कर्क रेखा इसके उत्तर नहीं, इसके दक्षिण से निकलेगी। इसका मतलब है कि ऑप्शन बी, मतलब ये जो बी वाला स्टेटमेंट है ये गलत हो गया। हमें क्या देखना था, कौन सा सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, विच मीन्स दैट कि हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बी, क्योंकि हमें नॉट करेक्ट देखना है। ठीक है, मूविंग ऑन। राज्य में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? मैं अभी आपको जस्ट स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में बताया था, ये साउथ वेस्ट मानसून से होती है, तो इसको आपको याद रखना है, साउथ वेस्ट मानसून। तो ये इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा मध्य प्रदेश की जल विभाजक रेखा कहलाती है? देखो इसका सही आंसर होगा 75 सेंटीमीटर। अगर आप मैप भी बनाते हो तो हमारी जो एवरेज रेनफॉल है ना, वेस्टर्न एमपी और ईस्टर्न एमपी को अगर हम डिवाइड करें तो 75 सेंटीमीटर लाइन जो है ये इसको डिवाइड करती है। इसका सही आंसर होगा 75 सेंटीमीटर, दैट इज द ऑप्शन बी। देन बाणसागर बांध कौन सी नदी पे लोकेटेड है? बाणसागर आपको पता होगा ये एमपी का, यूपी का और बिहार का ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। और देखा जाए तो इसमें तीनों की जो हिस्सेदारी भी है ना वो 2:1 के रेशो में है। इसका मतलब है 2 पार्ट एमपी, 1 पार्ट यूपी और 1 पार्ट बिहार। इस हिस्सेदारी के साथ में ये प्रोजेक्ट है। और सोन रिवर के बारे में आपको कुछ चीज़ें और पता होना चाहिए। सोन रिवर के बारे में क्या पता होना चाहिए? देखो एक तो इसका जो ओरिजिन है ये अमरकंटक के पास में से, अमरकंटक में से एक तो हमारी नर्मदा रिवर निकलती है। अमरकंटक अपने आप में एक रेडियल पैटर्न बनाता है। ज्योग्राफी में कंसेप्ट होता है रेडियल पैटर्न का। ये रेडियल पैटर्न बनाता है। रेडियल पैटर्न इसलिए बनाता है कि ये एक रिवर इसमें से निकल जाती है अपनी नर्मदा रिवर जो वेस्ट में फ्लो करती है, एक चली जाती है नॉर्थ में जो कि सोन रिवर है, एक चली जाती है साउथ में वेनगंगा रिवर जो बाद में जाके मिल जाती है कृष्णा में।
तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे सही आंसर इसका सोन रिवर है, लेकिन इसके बाद में हमें सोन रिवर के बारे में दूसरी चीज़ें पता होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हमें क्या क्या पता होना चाहिए, साथ में इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। इसके अलावा भी जो एडिशनल चीज़ें किसी भी रिवर के बारे में, जो MP के रिवर्स हैं, यू शुड नो अबाउट दैम। नाउ मूविंग ऑन, मध्य प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों में से दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसमें ध्यान रखना है, इन्होंने दूसरा पूछा है। कई बार क्वेश्चंस को पढ़ने में भी हम थोड़ी सी जल्दबाजी करके गलती कर देते हैं, ये जनरली होता है, कई सारे बच्चों के साथ में होता है। हम ये तो नहीं देखते कि सेकंड लार्जेस्ट पूछा गया है, इसमें सेकंड लॉन्गेस्ट पूछा गया है, हम सिर्फ देखते हैं लॉन्गेस्ट और हम NH3 लगा के आगे बढ़ जाते हैं। वो पूछना चाह रहे हैं आपसे सेकंड लॉन्गेस्ट। अच्छा, सेकंड लॉन्गेस्ट की अगर हम बात करें तो NH44 होगा। NH44 को ही हम पहले NH7 बोलते थे, अभी इसका नाम बदल दिया गया है, तो इसका नाम क्या हो गया है? NH44। तो इसका सही आंसर है NH44। चांदनी तापविद्युत ग्रह की स्थापना कब हुई थी? अब देखो अगेन यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा पूछा गया है। 1953 में इसको स्थापित किया गया। तो चांदनी है कहाँ पे? इट इज लोकेटेड इन द बुरहानपुर। मध्य प्रदेश का प्रथम जिला जो बायोमास से ऊर्जा प्रोडक्शन करता है, बायोमास के लिए काफ़ी हद तक बैतूल में काम हुआ है, इसीलिए आपको याद रखना है बायोमास की बात हो तो बैतूल इसमें काफ़ी हद तक काम कर रहा है, तो बैतूल इसका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा परियोजना नीति, अब देखो जस्ट मैंने पहले आपको बोला था कि जितनी भी नीति हैं, चाहे पवन ऊर्जा नीति हो, चाहे वो वन नीति हो, ये सब हमें इनके ईयर्स पता होना चाहिए। अगेन यहाँ से क्वेश्चन आ गया और इसका सही आंसर है 2012। 24 फरवरी 2012 को इस नीति को बनाया गया था, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना का संबंध मुख्यतः किससे है? देखो, जन कल्याण संबल योजना को वैसे तो संबल योजना दूसरी चीज़ों में भी लॉन्च की गई है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो संबल योजना थी, जन कल्याण संबल योजना, ये रिलेटेड थी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से, तो हमें इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, देन इसके बाद में भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश, अब देखो यहाँ पे अगेन जो ISFR 2021 की रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उस आधार पर अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि MP में वन क्षेत्र की क्या स्टेटस है। अब यहाँ पे आप देखो कि भारतीय वन रिपोर्ट 2021 की बात की है, इसका मतलब है कि यहाँ से दूसरे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं जो इस रिपोर्ट पर बेस्ड होंगे। जैसे कि इस रिपोर्ट के बारे में आपको फैक्चुअल जानकारी पता होना चाहिए कि MP के अलावा, जैसे कि इंडिया में कितना एरिया है, इंडिया में सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पे है, परसेंटेज कहाँ पे इंक्रीज हुआ है, कहाँ पे डिक्रीज हुआ है, इसकी पूरी जानकारी आपको होना चाहिए। साथ साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो रिपोर्ट है इनको बनाई कैसे जाती है, कौन सी सैटेलाइट के इसमें हेल्प ली जाती है। तो इसमें बेसिकली रिसोर्स सेट जो हमारी सैटेलाइट है उसका उपयोग करके इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे ये सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जो दिया है ना, सिर्फ यहाँ पे लास्ट वाले फैक्ट्स में उन्होंने गलती कर दी है। अब यहाँ पे अगर हमें पूरा नहीं पता होगा तो वी कैन कमिट सम मिस्टेक, कुछ गलतियाँ हम कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे अगर हम बात करें MP में उन्होंने जो स्टेटमेंट में दिया है वो दिया है 77414 एंड करेक्ट इज 77482। ठीक है, तो इसको अगर हमने एलिमिनेट कर लिया वन ऑप्शन को, तो बाकी अपने आप ही एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि अगर वन एलिमिनेट हो गया तो सही आंसर, अब वन कहाँ पे है, अगर हमें ये पता चल गया कि वन इज रॉन्ग, है ना, अगर हमें ये डेटा पता हो तो हमें पता चल गया कि वन इज रॉन्ग, इसका मतलब ये नहीं हो सकता अब जहाँ जहाँ पे वन है वो गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, सही आंसर क्या हो जाएगा 2 और 3। इसका मतलब है कि अगर एक स्टेटमेंट भी हम एलिमिनेट कर लेते हैं तो कुछ ऑप्शंस तो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाते हैं। कई केस में तो एक स्टेटमेंट से ही पूरा क्वेश्चन हमें पता चल जाता है। नाउ मूविंग ऑन, मध्य प्रदेश का पहला एक्सप्रेस हाईवे किस राजमार्ग पर लोकेटेड है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है इंदौर भोपाल। इंदौर भोपाल आपने नॉर्मल भी देखा होगा, एक्सप्रेस भी बनाया गया इसको। देन मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1969। अगेन ये जितने भी विकास निगम हैं, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से संबंधित हो, चाहे दूसरे हो, इनके ईयर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट आपको पता होने चाहिए। देन सौंसर, सकौली और चिपली श्रेणियाँ किस चट्टानी श्रेणी से संबंधित हैं? देखो ये जनरली धारवाड़ रॉक से संबंधित हैं और ये बालाघाट और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपको पाई जाती हैं, वहाँ पे मिलती हैं। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र, अब यहाँ पे हमें इसको सुमेलित करना है। ठीक है, इसको हमें मैच ऑफ द फॉलोइंग से हमारे पास में क्वेश्चन आया हुआ है कि अमरकंटक, सतपुड़ा, विंध्याचल एंड पेंच। ठीक है, ये किस किस से अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? अगेन अब आपको याद रखना होगा, इसमें देखा जाए तो सभी से करेक्टली मैच्ड हैं, जितने भी चारों दिए गए हैं ये यहीं पे ही लोकेटेड हैं। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर। 1 2 3 4 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
अगेन अब यहाँ पे देखिए मैं बता रहा था ना कि जो हमारे नेशनल पार्क्स हैं उनके जो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ से क्वेश्चंस आपको हो सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने सीधे सीधे क्वेश्चंस दे दिए हैं, 4 आपको नेशनल पार्क्स दिए हैं और उनके सामने आपको दे दिए ईयर्स। अगर हमें ईयर्स पता होंगे तो हम कर पाएंगे, नहीं पता होंगे तो ये क्वेश्चन गलत जाएगा। तो हमें ईयर पता होना चाहिए कौन से नेशनल पार्क को कब बनाया गया है। मूविंग ऑन, मध्य प्रदेश की सीमा गुजरात के किस जिले को स्पर्श करती है? अगेन ये देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि हमें पता होना चाहिए कि एमपी के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं और दूसरे जो स्टेट्स हैं उनके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं। अगर हम एमपी की बात करें, गुजरात को जो बॉर्डर टच करते हैं दैट इज द झाबुआ एंड अलीराजपुर, झाबुआ और अलीराजपुर करते हैं। अगर हम बात करें दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स की, अगर हम बात करें गुजरात में, तो गुजरात में दाहोद और बड़ोदरा, ये 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो एमपी से बॉर्डर शेयर करते हैं। विंध्याचल पर्वत से निम्न में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती? विंध्याचल में से कौन सी ऐसी नदी है जो प्रवाहित इसमें से नहीं होती? अब देखो विंध्यन में मैं आपको बता रहा था, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले। बाकी जो रिवर्स हैं ये तो लगभग विंध्यन वाली रेंज में आती हैं। इसमें एक रिवर को छोड़ दिया जाए तो कौन सी? ताप्ती। ताप्ती जो बैतूल का मुल्ताई है वहां से निकलती है। बैतूल देखा जाए तो विंध्याचल में नहीं आता, बैतूल इज द पार्ट ऑफ सतपुड़ा रेंज, वो सतपुड़ा में फॉल करता है। तो इस वजह से ये किसका पार्ट हो जाएगी? सतपुड़ा का, नॉट विंध्याचल। मैकल अमरकंटक रेंज श्रेणी का निर्माण हुआ। देखिए ये जो मैकल रेंज है, मैकल देखा जाए तो विंध्याचल का पार्ट होता है। विंध्याचल से आपको याद आना चाहिए विंध्यन रॉक्स। जो विंध्यन रॉक्स हैं दे आर जनरली नोन फॉर, उनको हम जानते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट, ऐसे जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये आपको यहाँ पे दिखाई देंगी विंध्यन रॉक्स में। और विंध्यन रॉक्स राजस्थान से लेके आपको बिहार तक स्प्रेड होते हुए दिखाई देती हैं। अब जो मैकल अमरकंटक है जनरली विंध्यन से ही बना हुआ है, विंध्यन रॉक से। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ बलुआ पत्थर मिलेगा, सैंडस्टोन मिलेगा, क्वार्ट्ज मिलेगा, हाँ। यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स होंगी, जो विंध्यन रॉक्स होती हैं अपने आप में सेडिमेंट्री होती हैं। आर्कियन को हटाकर बाकी रॉक्स तो सेडिमेंट्री होंगी। इसका मतलब है कि ऑल ऑफ द देम शुड बी द राइट आंसर। देन मध्य प्रदेश के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है? अब देखो सबसे पहले उन्होंने दिया है कि एमपी एक लैंडलॉक्ड राज्य है। हाँ, एमपी एक लैंडलॉक्ड है। दूसरा 5 राज्यों से सीमा मिलती है, ये भी सही है। कर्क रेखा राज्य के मध्य से गुजरती है, ये भी सही है। राज्य का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का 19.6 है, ये आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि ये गलत है। 19.6 वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है। करेक्ट आंसर इज 9.38। सो ऑप्शन डी इज द रॉन्ग आंसर। मैंने इसका नाम मध्य प्रदेश के मध्य भाग को जाना जाता है, जो एमपी का मध्य भाग है। अगेन यहाँ पर थोड़ा हो सकता है आपको कन्फ्यूजन अराइज हो जाए। यहाँ पे मध्य भाग का मतलब मध्य भारत का पठार नहीं है, मध्य भाग का मतलब एमपी का पठार नहीं है। इसका सही मतलब है कि कौन सा एरिया है जो लगभग एमपी के, अगर हम ज्योग्राफिकली देखें एरिया वाइज, तो सेंटर में फॉल करेगा। तो इसका सही आंसर होगा मालवा प्लेटू। वो लगभग आपके बीच में फॉल करता है, इसीलिए वो उसको मध्य भाग हम मान सकते हैं। देन इसके बाद में मूविंग ऑन, मध्य प्रदेश के निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के निकट उत्तर में स्थित है? देखो यहाँ पर हमें याद रखना है कर्क रेखा के निकट उत्तर में स्थित है, ठीक है। आपने अगर एमपी की लोकेशन देखी होगी और अगर आपने एमपी के जो 14 जिले हैं जो कर्क रेखा पे लोकेटेड हैं उनको देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि आगर के बहुत छोटे पोर्शन, जो आगर के साउथ वाले पोर्शन है उससे कर्क रेखा निकलती है। इसका मतलब आगर कहाँ हो गया? उसके नॉर्थ में हो गया। तो सही आंसर क्या होगा? आगर मालवा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोगों को ये 14 डिस्ट्रिक्ट मैप के थ्रू याद रखनी है, ताकि आपको याद रखने में भी आसानी हो। और कई बार हो सकता है अरेंज करने के लिए दे दें, वो वेस्ट टू ईस्ट, किसी भी तरह से अरेंजमेंट हो सकता है। जो अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस होंगे, दिस वुड ऑल्सो हेल्प इन दैट। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है? बिटवीन विच माउंटेन रेंजेस इज द नर्मदा वैली लोकेटेड? ये आप सब जानते हैं, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में लोकेटेड है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखा जाए तो नर्मदा वैली रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। रिफ्ट वैली यहाँ पे 2 माउंटेन्स की वजह से बनती है। ऊपर हम देखें तो विंध्याचल है, नीचे देखें तो सतपुड़ा, और बीच में से फ्लो करती है नर्मदा रिवर। ये क्वेश्चन ही अपने आप में गलत है, इसका कुछ भी सही नहीं होगा। इसका कारण ये है कि अगर एमपी में हम प्रोडक्शन वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है एमपी में गेहूँ का। गेहूं के बाद में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है राइस का। राइस के बाद में होता है मेज का, मक्का के बाद में होता है आपका ग्राम के बाद में, मैं करंट इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से बात कर रहा हूँ, जो एमपी का इस बार का सर्वे आया, उसके बाद में होता है सोयाबीन का। और किसी भी ऑप्शन में वो वाला सीक्वेंस नहीं दिया गया, तो इस ऑप्शन को आप एलिमिनेट मान लो, इस क्वेश्चन को एलिमिनेट मान लो, इसमें कोई सा भी सही नहीं होगा। देन राजपीपला, महादेव, मैकल और राजमहल पर किस पर्वत श्रृंखला के उपभाग हैं? ठीक है,
अब आपने देखा होगा, अगर आपने थोड़ा सा भी एमपी को देखा है तो जनरली हम जो सतपुड़ा रेंज है इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? राजपीपला, महादेव और मैकल। राजपीपला देखा जाए तो गुजरात से लेके बुरहानपुर पास तक होती है। उसके बाद में है महादेव रेंज और तीसरा है मैकल रेंज। मैकल रेंज थोड़ा साउथ ईस्ट में चली जाती है, साउथ ईस्ट में होते हुए ये आगे बढ़ जाती है छत्तीसगढ़ की तरफ। तो इसलिए तीनों रेंजेस हमें पता है किसका पार्ट होंगे? सतपुड़ा का। मूविंग ऑन, प्रदेश में शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? ठीक है, जो विंटर्स में रेनफॉल होता है हमारे, उसको हम क्या बोलते हैं? देखो उसको जो हमारी सामान्य भाषा है, इन द लोकल लैंग्वेज इट इज टर्म्ड एज मावठा। मावठा आपने सुना होगा, मावठा टर्म इसके लिए उपयोग करी जाती है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं होते कैसे हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखा जाए तो जो ट्रॉपिकल, हम 2 तरह के मानसून के बारे में पढ़ते हैं। ट्रॉपिकल मानसून होता है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल मानसून होता है। ट्रॉपिकल मानसून ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ट्रॉपिक्स वाले रीजन में ओरिजिनेट होते हैं और जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या टेम्परेट साइक्लोन्स हैं दे ओरिजिनेट इन द टेम्परेट रीजन्स। तो अगर मेडिटेरियन सी और जो मेडिटेरियन सी वाले मोस्टली जो पार्ट है वहाँ पे आपको मिलेंगे टेम्परेट साइक्लोन्स। उन्हीं टेम्परेट साइक्लोन्स का जब ईस्टर्न एक्सटेंशन होता है, जब पूर्व की तरफ ये आगे बढ़ते हैं तो आके इंडिया में और जो सराउंडिंग रीजन है इसमें कई बार सर्दियों में रेनफॉल करवाते हैं और उसी को बोला जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। मूविंग ऑन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्षा बंगाल की खाड़ी में अरब सागर दोनों मानसूनों से होती है? देखो इसमें आप याद रखना, इसमें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो हमारा ईस्टर्न वाला रीजन है, ठीक है, उसमें दोनों से मिलती है। अभी अब आपको एमपी के अगर जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं या जो हमारा क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन अगर आपको क्लियर होगा तो जो ईस्टर्न वाला पार्ट है वो किसमें फॉल करता है? विंध्यन रेंज में। तो जो विंध्यन हिली रीजन है उसमें दोनों से रेनफॉल आपको मिलती है। मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन सा प्रमुख कारक उत्तरदायी है? देखो मकर रेखा तो हमारे यहाँ है नहीं है, दक्षिण पश्चिम मानसून भी इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करेगा, तो सबसे सही आंसर क्या होगा? कर्क रेखा, क्योंकि कर्क रेखा एमपी को ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देन कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कैमूर श्रेणियां किन 2 प्रमुख नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती हैं? अब देखो यहाँ पे ये भी याद रखना कि कोई सी श्रेणी है जो जल विभाजक का कार्य करती हैं और कौन सी किसके लिए करती हैं। कैमूर की अगर हम बात करें तो ये 2 के बीच में जल विभाजन का कार्य करती है, यमुना और सोन। ठीक है, कैमूर रेंज की अगर लोकेशन थोड़ी भी आपको याद होगी, ये चंबल और जो बाकी रिवर्स हैं ये आके मिल जाती हैं यमुना में। तो यमुना और सोन के बीच में एक रेंज आपको दिखाई देगी, वो है कैमूर, इसीलिए सोन जाके सीधी मिलती है गंगा में और बाकी रिवर्स जो एमपी में वो कहाँ मिल जाती हैं? जो नॉर्थ वाली रिवर्स हैं दे सबमर्ज इन द यमुना। तो यमुना और सोन के बीच में जल विभाजक का कार्य कौन करेगी? दैट वुड बी द कैमूर रेंज। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है? अगेन यहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा भी ढंग से कर्क रेखा को देखा होगा ऑन द मैप तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो मालवा पठार वाला रीजन है, जो मालवा प्लेटू है, इट डिवाइड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स मालवा प्लेटू इन 2 पार्ट्स। सो करेक्ट आंसर शुड बी द मालवा प्लेटू। देन मूविंग ऑन, मैकाल पानियां विभिन्न नदियों का स्रोत हैं इसलिए इनको कहा जाता है। देखो जहां से बहुत ज्यादा पानी ओरिजिनेट होता है वहां के लिए आपने टर्म सुनी होगी वाटरशेड मैनेजमेंट, इसको नॉर्मली आपको मेंस के सिलेबस में भी दिया हुआ है। मैकल रेंज के मैं आपको बता रहा था, यहाँ से 3 रिवर्स के नाम तो वैसे ही आप याद रखो जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं। कौन कौन सी? नर्मदा, सोन और वेनगंगा। ये 3 बड़ी रिवर्स हैं जो लगभग एकदम पास से ओरिजिनेट होती हैं। एक नॉर्थ में चली जाती है, एक साउथ में चली जाती है, एक वेस्ट में चली जाती है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा इस रीजन को? वाटरशेड। देन लाल मृदा का रंग लाल किस कारण से होता है? ठीक है, देखो अगर रेड सॉइल की अगर हम बात करें, इसको कई बार रेड येलो सॉइल भी आपको दिखाई देगा, इसको आपको दिखाई देगा कहीं जगह आपको लिखा मिलेगा रेड येलो सॉइल। तो ये जो रेड येलो सॉइल है इसमें सबसे ज्यादा प्रेजेंस होती है आयरन ऑक्साइड की, Fe अगर हम इसका बात करें इसको फेरिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, इसकी सबसे ज्यादा प्रेजेंस होती है। Fe2O3 इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है। देखो अब इसमें आपको कंफ्यूजन कई बार क्या होता है कि रेड कब येलो कब, ये दोनों नाम क्यों? जब ये ड्राई होती है, इसका एक शॉर्टकट हो सकता है, जब ये मिट्टी ड्राई होती है तो इसका कलर आपको रेड दिखाई देगा,
जब ये मिट्टी वेट होती है, गीली होती है, तो इसका कलर आपको येलो दिखाई देगा, इसीलिए इसको हम रेड येलो सॉइल भी बोलते हैं। जनरली आपको रेड येलो ही दिखाई देगा। तो ड्राई है, सूखी है तो रेड कलर, गीली है तो येलो कलर। क्यों है ये कलर? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। देन मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप है, ये आप वैसे याद रखना, अगर आप कहीं ओमकारेश्वर गए होगे तो आपको पता होगा कि ओमकारेश्वर एक नदी द्वीप ही है, तो ओमकारेश्वर इसका सही आंसर होगा। कालियादेव पैलेस किस नदी के तट पर लोकेटेड है? ये शिप्रा के तट पर लोकेटेड है। कोई यहाँ पे अगर घूमने गया होगा तो यू शुड नो शिप्रा के तट पर कालियादेव पैलेस है, ऐसा आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। देन मूविंग ऑन, नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियाँ हैं? इसकी 41 सहायक नदियाँ हैं, कुछ राइट से मिलती हैं, कुछ लेफ्ट से मिलती हैं। टोटल मिला के हम देखा है तो 41 ट्रिब्यूटरीज हैं। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखो 1979 में नर्मदा जो ट्रिब्यूनल है उसका जजमेंट आया था, ठीक है। 79 में जजमेंट आने के बाद में 85 में इस प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, जिससे कि जो नर्मदा का पानी है, जो हिस्सा एमपी को अलोकेट हुआ है, उसका एफिशिएंट यूसेज हम इंश्योर कर पाएँ, उसका अच्छी तरह से उपयोग इंश्योर कर पाएँ, उसके लिए इसको बनाया गया था। तो 85 में इसको एस्टेब्लिश किया गया है। देन मूविंग ऑन, मध्य प्रदेश में कितने रेलवे जोन हैं? देखो यहाँ पे आपको एक और कंफ्यूजन हो सकता है, रेलवे क्षेत्र अलग होता है और रेलवे जोन अलग होता है, ठीक है। कई लोग हो सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन सी को लगा के आ जाएं। एमपी में एक ही रेलवे जोन है, कौन सा? वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, WCR के नाम से। जो जोन है वो एक ही है, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, और इसका हेडक्वार्टर इज इन द जबलपुर, ये आपको याद रखना है अच्छे से। मध्य प्रदेश का दूसरा उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया? इसका सही आंसर है छिंदवाड़ा। पहला कहाँ पे है? पहला है मंदसौर, ठीक है। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर इंडो गंगेटिक मैदान में आता है? देखो इंडो गंगेटिक मैदान का मतलब होता है जो गंगा या उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उससे फ्लो होता हो। अगर हम ग्वालियर रीजन की बात करें तो लगभग वो जो ग्वालियर वाला पूरा हिस्सा है, अब ग्वालियर में दूसरी रीजन भी आ जाते हैं, दूसरे क्षेत्र भी आ जाते हैं, भिंड मुरैना ग्वालियर वाला जो रीजन है, यहाँ से चंबल रिवर आपको दिखाई देगी। चंबल फाइनली जाके मिल जाती है यमुना में, और यमुना में पता है कहाँ मिलती है? गंगा में। तो इंडो गंगेटिक प्लेन में अगर हम बात करें तो कौन सा रीजन आएगा? ग्वालियर। बाकी हम बात करें तो इंडो गंगेटिक रीजन में नहीं आएंगे। देन मूविंग ऑन, मध्य प्रदेश की निम्न परियोजनाएं उनके निर्मित स्थानों से मिलान कीजिए, ठीक है। ये जो मध्य प्रदेश के प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं इनमें किस में से मिलती हैं? अगेन इसमें से चारों सही ऑप्शन है, इसमें चारों को सही मैच किया गया तो इसका अपने आप ही ये सही हो जाता है, ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश इस फसल से विदेशी मुद्रा में एक महत्वपूर्ण राशि कमाता है। देखो सोयाबीन का वैसे भी इंडिया काफ़ी हद तक एक्सपोर्ट करता है, सोया का एक्सपोर्ट इंडिया से होता है, और सोया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ होता है? एमपी में। तो अगर हम बात करेंगे एमपी में फॉरेन एक्सपोर्ट की या फॉरेक्स हम जहाँ से अर्न करते हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर वुड बी द सोयाबीन। मूविंग ऑन, अंकुर, अलंकार और गौरव किस महत्वपूर्ण फसल की किस्म है? अंकुर, अलंकार एंड गौरव आर द इंपॉर्टेंट वैराइटीज ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। देखो इसमें आप अगेन ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको पता होगा वो उसको बता सकता है। ये सोयाबीन की क्रॉप्स हैं, इनके नाम आप याद रखना। इसमें कुछ वैराइटीज के नाम दे दिए हैं ऑलरेडी, जैसे पंजाब वन, अंकुर, गौरव, दुर्गा, जवाहर, ये सब सोयाबीन की क्रॉप्स हैं। शरबती, इसका आपने काफ़ी सुना होगा, सीहोर, शरबती सीहोर में काफ़ी होता है। लोकमन, ये खाने के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। मालवी, सुजाता, ये सब गेहूँ की क्रॉप्स हैं। राज्य अंगूर केंद्र कहाँ पर स्थापित है? अगेन ये जितने भी केंद्र हैं इनके बारे में थोड़ा सा मैं पता हो, ठीक है। जैसे कि सोयाबीन प्लांट कहाँ पे है, सोया रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, सिमिलरली राज्य अंगूर केंद्र कहाँ पे है, तो अंगूर केंद्र जिंदा रतलाम। मध्य प्रदेश में राज्य मत्स्य विकास निगम की स्थापना कब हुई? फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा सीधा सही आंसर है इसका 1979, दैट इज द ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश में जड़ी बूटी बैंक कहाँ स्थापित किया गया? देखो जड़ी बूटी बैंक स्थापित किया गया हमारे पचमढ़ी में, और पचमढ़ी में भी देखा जाए तो पनार पानी नाम से जो क्षेत्र है वहाँ पे इसको लोकेट किया गया, वहाँ पे स्थापित किया गया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। पचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को द्वारा कब बायोस्फीयर नामित किया गया? तो यहाँ पे आपको दो तरह की चीजें मिलेंगी। एक तो बायोस्फीयर रिजर्व, पहले जो मैप प्रोग्राम है ना यूनेस्को का, मैन एंड बायोस्फीयर जो मैप प्रोग्राम है उसके तहत इसको बनाया जाता है। अब देखो एक होता है जो स्टेटस हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है बायोस्फीयर रिजर्व का, और दूसरा होता है जिसमें जो यूनेस्को अपनी लिस्ट में शामिल कर लेता है। दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उन्होंने क्या बोला है कि यूनेस्को द्वारा इसको अपनी लिस्ट में कब शामिल किया गया है। तो अगर यूनेस्को द्वारा शामिल करने की बात करें इसको, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो स्टेटस दिया गया था 1999 में, और हो सकता है कई लोग जल्दबाजी में इसका आंसर 99 ही लगा दें।
अगर हम बात करें यूनेस्को ने इसको कब अपनी लिस्ट में डाला है, तो ये 2009 में। सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर वुड बी 2009। देन इसके बाद में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ये उन्होंने अपने को कुछ केंद्र दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं। देखो इसमें देखा जाए तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए क्यों होगा? इसमें अगर हम जो सेंट्रल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो ये भोपाल में लोकेटेड है, ना कि आपके जबलपुर में। तो ये वाला ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो जाता है, और अगर 1 एलिमिनेट हो जाता है तो ये और ये वैसे ही चले गए। देन बचते हैं 2, 3, 4। 2, 3, 4 में अब आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ पे है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश में कुल कितने पशु प्रजनन केंद्र हैं? ठीक है, जो कैटल ब्रीडिंग सेंटर्स होते हैं एमपी में कितने हैं? इनका नंबर सीधे सीधे आप याद रखना, 8 सेंटर्स हैं। मध्य प्रदेश ने वनों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया था? जो एमपी में फॉरेस्ट का नेशनलाइजेशन हुआ था। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है जब कोई भी चीज गवर्नमेंट की ओनरशिप में आ जाती है, और प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है, प्राइवेटाइजेशन भी वैसे दो तरह से होता है, एक डीनेशनलाइजेशन होता है, एक डिसइन्वेस्टमेंट होता है। तो जो प्राइवेटाइजेशन है उसमें गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर करती है। इसका सही आंसर है 1970, 1970 में इसका नेशनलाइजेशन किया गया है। मध्य प्रदेश का पहला वन्य जीव जागरूकता सेंटर कहाँ लोकेटेड है? वेयर इज द फर्स्ट वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर ऑफ एमपी इज लोकेटेड? देखो इसका सही आंसर है रालामंडल, इंदौर। ठीक है, रालामंडल इंदौर में है। निम्न में से मध्य प्रदेश के अधिक महत्वपूर्ण खनिज कौन से हैं? देखो ऐसे तो देखा जाए तो सभी खनिज एमपी में लगभग प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने पूछा कि अधिक महत्वपूर्ण कौन से हैं, तो ऐसे केस में देखा जाए तो कोयला, कोल एंड आयरन, ये एमपी के फिर ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, क्योंकि इनका प्रोडक्शन भी काफ़ी हद तक होता है एमपी में। कोल के रिजर्व्स भी काफ़ी हद तक हैं, अराउंड 18 मिलियन टन रिजर्व्स हमारे पास में हैं कोल के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोल एंड आयरन। अच्छा, ये याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, सीबीएम वाला। कोल बेड मीथेन है जो एमपी में कहाँ मिलता है? कोल बेड मीथेन इन एमपी इज फाउंड इन द शहडोल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, शहडोल में मिलता है। खपड़ी पानी पहाड़ किस अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है? देखो खपड़ी पानी जो पहाड़ है, इट इज नोन फॉर द बॉक्साइट प्रोडक्शन। ठीक है, बॉक्साइट के लिए जाना जाता है ये। देन मूविंग ऑन, राज्य का पहला बायोगैस प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है? अगर हम राज्य के बायोगैस प्लांट की बात करें तो जो पहला है ये लोकेट किया गया, ये स्थापित किया गया इन द भोपाल। देन इसके बाद में मध्य प्रदेश विद्युत ऊर्जा विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? देखो एमपी में जो विद्युत ऊर्जा, अब अगेन देखो ये जो निगम है ना, जितने भी एमपी में आपसे पूछे जा सकते हैं, इनकी लिस्ट आप अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि अगेन अगेन कोई ना कोई क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा ही गया है। इसका सही आंसर होगा 1982। 20th जो पशु जनगणना हुई थी, जो लाइव स्टॉक सेंसस हुआ था, उस हिसाब से एमपी में कुल कितना पशुधन है। अगेन ये लाइव स्टॉक सेंसस के हिसाब से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आप याद रख लेना, जैसे कि हमारे यहाँ कैटल्स कितनी हैं और जो दूसरी वैराइटीज होती हैं वो कितनी है। इसका सही आंसर है 40.6। किस जिले में अचानक मार स्थित है? अचानक मार का आपने सुना होगा। अचानक मार एक्चुअल में एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है, एक नेशनल पार्क भी है। ये अनूपपुर में भी है। मोस्टली इसका एक्सटेंशन आपको दिखाई देता है छत्तीसगढ़ में। तो एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों में है ये बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, अचानक मार अमरकंटक के नाम से इसको अपन जानते हैं। तो एमपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट में होगा? तो ये होगा इन द अनूपपुर। ठीक है, मूविंग ऑन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें से सही नहीं है? अगेन देखो अभी यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे थे कि कौन सी सिटी कौन सी रिवर की बैंक पे लोकेटेड है। अगर हम विदिशा की बात करें ना, ये आपको देखो यहाँ पे आगे क्या होगा आपको ध्यान रखना होगा। हो सकता है सभी आंसर आपको बताना हो, कुछ चीज़ें तो पता होंगी, जैसे बुरहानपुर ताप्ती के बैंक पे ये सब जानते हैं, या पचमढ़ी तवा पे ये सब भी जानते हैं। मंदसौर हो सकता है आपको ना पता होगा, शिवना रिवर पे है, तो हमें ये पता होगा कि विदिशा कौन से पे है? बेतवा पे। तो विदिशा अगर बेतवा रिवर पर लोकेटेड है तो हमें पता है कि पार्वती शुड नॉट बी द राइट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी अपने आप ही एलिमिनेट हो जाता है। और उन्होंने पूछा गया कि सुमेलित नहीं है, इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सो करेक्ट आंसर वुड बी द ऑप्शन बी, दैट इज द विदिशा बेतवा। ठीक है, ग्रेनाइट काटने एवं पॉलिश करने का उद्योग मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, देखो ग्रेनाइट की अगर हम कटिंग की बात करें, ऑल्दो ग्रेनाइट अगर हम देखें तो आर्कियन रॉक्स में मिलता है। आर्कियन रॉक्स जनरली जो नॉर्थ वाला रीजन है ना एमपी में, वहाँ पे मिलती हैं जियोलॉजिकली देखा जाए तो। अब यहाँ पे आप देखो जरा,
क्योंकि मैं हो सकता है कि आपको ना पता हो वहाँ पे एग्जैक्टली किस ज़िले में है, तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना होता है, आपका जो कॉमन सेंस है उसका उपयोग करना है। यहाँ पे हमें याद रखना है कि ग्रेनाइट कहाँ मिलेगा, आर्कियन रॉक्स में। आर्कियन रॉक्स मोस्टली कहाँ मिलती हैं, एमपी में अगर हम देखें तो सेंट्रल इंडिया प्लेटू वाला जो रीजन है वहाँ पर आर्कियन रॉक्स हैं, और जो आपका बुंदेलखंड वाला रीजन है कुछ हद तक वहाँ पे भी आर्कियन रॉक्स हैं। इसका मतलब है आप ग्रेनाइट जो है आर्कियन रॉक्स में मिलती है, और अगर ग्रेनाइट जहाँ पे मिलती है उसकी कटिंग पॉलिशिंग भी उन्हीं जिलों में होगी। अब इनमें से आप देखो कौन से आपके ऐसे ज़िले हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं इन द नॉर्थ वाला रीजन और इन द सेंट्रल इंडिया प्लेटू। ना तो वहाँ पर जबलपुर है, ना बैतूल है, ना सिंगरौली है, ठीक है, एक ही जिला आपको दिखाई देता है, दतिया। ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि हो सकता है आपको एग्जैक्ट आंसर पता ना हो। इन दैट केस आपको जब अगर आपको गैस भी लगाना हो तो एक एजुकेटेड गैस मारें, थोड़ा सा सोचें समझें फिर गैस मारें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दतिया। देन श्योपुर स्थित कुनो पालपुर अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? कुनो पालपुर को देखा जाए तो 2018 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। ऐसा कुनो पालपुर को 2-3 चीज़ों के लिए और जाना जाता है। एक, इसको जाना जाता है फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द चीता। चीता और टाइगर अलग होते हैं। चीता इंडिया में 1952 में एक्सटिंक्ट हो चुका है, 1952 में विलुप्त हो चुका है। तो चीता के री इंट्रोडक्शन की बात हो रही है। इसमें गिर का तो ऑलरेडी दिया है कि यहाँ पे जो गिर नेशनल पार्क से उससे एशियाटिक लायंस को रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन अगर अदर देन दिस अगर हम बात करें तो हमने देखा है या हमने एक पूरा प्रोजेक्ट लेके आए हैं एमपी, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसमें हमने चीता को हम अफ्रीका से लेके आएंगे चीता को और इंडिया में इंट्रोड्यूस करेंगे। इंडिया में कुछ ऐसे प्लेसेस हैं, कुछ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स हैं जहाँ पे इसको किया जाएगा। कुछ साइट्स को इसके लिए सिलेक्ट किया गया, उसमें सबसे टॉप पे नाम है कुनो पालपुर का। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चीता रीइंट्रोडक्शन की बात कौन से नेशनल पार्क में हो रही है, तो कुनो पालपुर उसका सही आंसर है। हालांकि कुनो पालपुर के अलावा और भी कुछ साइट्स हैं जहाँ पे इसको रीइंट्रोड्यूस करने की बात की गई है। कौन कौन सी साइट्स हैं? एक नौरा देही है, आपने सुना होगा, एमपी में ही है, सागर में। देन गांधी सागर नेशनल पार्क का आपने नाम सुना होगा। इसके बाद में आपने सुना होगा एक साहेगढ़ नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे है? जैसलमेर, राजस्थान। एंड एक और है मुकुंद्रा इज लोकेटेड इन द छत्तीसगढ़। इतनी जगह हैं जहाँ पे चीता की रीइंट्रोडक्शन की बात की जा रही है, लेकिन सबसे पहले कहाँ किया जाएगा? कुनो पालपुर में। तो इस वजह से भी सिग्निफिकेंट हो जाता है। देन लास्ट क्वेश्चन इज, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला पावर लूम के लिए जाना जाता है? पावर लूम के लिए कौन सा जिला फेमस है? दैट इज द बुरहानपुर। बुरहानपुर में आपको वैसे ही पता होगा सबसे पहली जो हमारी कॉटन मिल थी बुरहानपुर में ही लगाई गई थी, तो बुरहानपुर इसके लिए भी जाना जाता है। सो दैट वॉज ऑल इन दिस पार्ट, इन दिस टेस्ट। दैट्स ऑल टुडे फ्रॉम माय साइड।